यहां पर हम विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स सैंक्शन, और कार्यरत शिक्षकों की संख्या, टोटल टीचर्स इन पोजीशन, स्टेज वाइज, स्तरवार, प्राथमिक के लिए 1 to 5 पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स सैंक्शन है, इन पोजीशन है। 6 to 8 पढ़ाने के लिए कितने टीचर सैंक्शन, इन पोजीशन। 9 to 10 पढ़ाने के लिए सैंक्शन, इन पोजीशन। 11 12 पढ़ाने के लिए इन सैंक्शन और इन पोजीशन। अगर मान लीजिए आपके पास आपके विद्यालय की ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, स्टेज वाइज प्राइमरी के लिए कितने टीचर, अपर प्राइमरी के लिए कितने, सैंक्शन कितने और इन पोजीशन, अगर आपके पास ये नहीं है तो एक कुल योग का कॉलम है आपके प्रपत्र में, आपके डेटा कैप्चर फॉर्मेट में। वहां आप बताएंगे टोटल टीचर सैंक्शन एंड टोटल टीचर इन पोजीशन, कितने स्वीकृत पद है, उनमें से कितने कार्यरत है। पहले आप बताएंगे सभी प्रकार के नियमित शैक्षणिक स्टाफ, रेगुलर टीचर्स टोटल। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। कॉन्ट्रैक्ट टीचर वो होते हैं जो रेगुलर आपके रोल पे नहीं होते हैं, जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या एक लिमिटेड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और वो परमानेंट टीचर्स नहीं होते, आएंगे डेली। 6 महीने के लिए अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को रखा है, डेली वो क्लासेस लेगा, डेली वो स्कूल आएगा टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं काउंट होगा। रेगुलर मींस जो आपके स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके परमानेंट रेगुलर स्टाफ है, उनकी संख्या परमानेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में जो रेगुलर नहीं है उनकी संख्या। सी पार्ट में हम इसमें पूछते हैं अंशकालीन टीचर, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर एज पर आरटीई, ये सिर्फ अपर प्राइमरी में होते हैं। 6ठी से 8वीं में एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर लेने के लिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी ले सकते हो। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर से अलग होते हैं, रेगुलर भी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होते हैं। पार्ट टाइम का मतलब है एक दिन में 2 क्लास लेने के लिए आए हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर एज पर आरटीई नॉर्म्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार जो शिक्षक आपने भर्ती किया है उसकी संख्या यहां बतानी है। उसके बाद विद्यालय का विवरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार गत सत्र में, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में विद्यालय लगने के कुल दिवसों की संख्या 1 to 5, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी में कितने दिन विद्यालय लगा, अपर प्राइमरी में कितने दिन विद्यालय लगा। वर्तमान सत्र में, करंट ईयर में, इस साल में 2013-14 में कितने जो बच्चे हैं वो कितना टाइम, कितना समय विद्यालय में रहते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी अलग अलग। मान लीजिए बच्चे का निर्धारित समय है 5 घंटे 40 मिनट विद्यालय में रहना है, तो 5 घंटे 40 मिनट को आप डेली का, तो आप प्रारंभिक स्तर पे लिखोगे 5.40, और अपर प्राइमरी में अगर बच्चे का निर्धारित समय है कि 6 घंटे रहना है तो आप वहां पे लिखोगे 6 घंटे, 6 डेली का। आपको टोटल नहीं करना है, सम नहीं करना है, एवरेज नहीं निकालना है, 25 मिनट प्रतिदिन आपको बच्चे के विद्यालय में रहने का समय बताना है। इसी तरह वर्तमान सत्र में, करंट एकेडमिक ईयर में शिक्षकों के लिए प्रतिदिन शाला का समय कितने घंटे निर्धारित है। टोटल वर्किंग आवर्स फॉर टीचर इन अ डे इन अ स्कूल कितना निर्धारित है, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, प्राथमिक के लिए और मिडिल के लिए। अगर 6 घंटे है तो आप लिखोगे 6.0, 6 घंटे 40 मिनट है तो 6.40 आप वो लिखोगे। क्या विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज इंप्लीमेंटेड इन स्कूल, यस और नो। अगर हाँ तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं तो नो लिखेंगे। क्या छात्रों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जो CCE का आउटपुट होता है, जो छात्रों का रिकॉर्ड है जो पूरा मेंटेन किया जाता है CC के हिसाब से, क्या वो मेंटेन किया जा रहा है, हाँ या ना।
क्या वो जो रिकॉर्ड है वो उनके अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर किया जा रहा है, हाँ या ना? प्रश्न 3.1 में 3.1 में केवल प्राइवेट अनएडेड से पूछा जा रहा है, वर्तमान सत्र में, करंट एकेडमिक ईयर में कमजोर अथवा वंचित वर्ग ईसीएस, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कितने बच्चों ने स्कूल की न्यूनतम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया? ये आरटीई का जो 25% का नॉर्म है, 25% बच्चों को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उसके लिए कितने बच्चों ने न्यूनतम कक्षा में अर्जी दाखिल की है, आवेदन किया है? न्यूनतम कक्षा मतलब यहां पर है, मान लीजिए एक विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई की जाती है, तो इस वर्ष कितने बच्चों ने आरटीई के अनुसार 25% कोटा के अंडर अप्लाई किया है क्लास 6 में एडमिशन के लिए? एंट्री लेवल ऑफ द स्कूल अगर पहली से 8वीं का है, अगर पहली से 8वीं का है तो पहली में कितने बच्चों ने आवेदन किया है इस कैटेगरी के अंडर, 25% आरटीई के कोटे के अंडर? 6ठी से 8वीं है, ये 6ठी से 10वीं है या 6ठी से 12वीं है, तो 6ठी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया? और वर्तमान सत्र में अभी तक कितने बच्चे एनरोल हो गए हैं न्यूनतम क्लास में? जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें से कितनों को एडमिशन दिया गया है? 3.2 में गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों से भरा जाना है। पीटीए की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की, उसमें कुल कितने सदस्य हैं, उनमें से, उन कुल में से अभिभावक कितने हैं? पीटीए द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की गई कि नहीं? क्या बच्चों से संबंधित आरटीई के अनुसार ठीक प्रकार संधारित की जा रही है कि नहीं? क्या पीटीए का अलग से बैंक अकाउंट है कि नहीं? अगर है तो बैंक का नाम, बैंक की शाखा का नाम, बैंक के खाते का नाम और आईएफएससी कोड। आईएफएससी क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक यूनिवर्सल कोड होता है आपके बैंक अकाउंट का, जिसको यूज करके आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। विशेष प्रशिक्षण का विवरण, वर्तमान सत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? एज स्पेसिफिक क्लास में बच्चे को, ओवर एज बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग देके एज स्पेसिफिक क्लास में बैठाते हैं, जिनको पहले ब्रिज कोर्स कहा जाता था, अब उनको स्पेशल ट्रेनिंग कह के उन बच्चों को जो ओवर एज हैं या अंडर एज हैं, उन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर उनकी एज स्पेसिफिक क्लास में बैठाते हैं। और उनके जो बच्चे उस क्लास में पहले से पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लेवल तक लाने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो कितने बच्चों को उसमें अब की बार प्रशिक्षण दिया गया है और कितने बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी और पूर्ण करने वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने स्पेशल ट्रेनिंग पूरी कर ली है? इसके बाद विशेष प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है और कहां दिया जा रहा है? विद्यालय का वर्तमान शैक्षणिक सत्र, एकेडमिक ईयर किस महीने से प्रारंभ हुआ? मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में? आपको वो 2 कोड लिखना है, 2 डिजिट का कोड लिखना है। इसी तरह क्या वर्तमान सत्र में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, फ्री टेक्स्ट बुक दी गई है? हाँ या ना? अगर हाँ तो किस महीने में और किस साल में दी गई है? शाला में पाठ्य पुस्तक, विद्यालय में पाठ्य पुस्तक, फ्री टेक्स्ट बुक, टीएलई, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट एंड स्पोर्ट्स मटेरियल की उपलब्धता, उसको आप बताएंगे। फिर अब जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8, ये केवल माध्यमिक या माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही प्रिंट होगा, जहां पर आप बताएंगे, जैसे आपने पहले बताया प्राइमरी और अपर प्राइमरी में नंबर ऑफ वर्किंग डेज, उसी तरह बच्चों के स्कूल में रहने का समय टोटल कितने घंटे रहते हैं, टीचर्स कितने घंटे रहते हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी आपने पहले बताया इससे पहले वाले पृष्ठ पर। इस पृष्ठ पर आप बताएंगे सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में कितने कितने घंटे बच्चे रहते हैं और कितने घंटे टीचर्स रहते हैं, वर्किंग आवर्स। उसके बाद क्या विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी
सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर एक और प्रश्न है जिसमें पिछली बार गलतियां बहुत मिली हैं। विद्यालय में शाला प्रबंधन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तथा शाला प्रबंधन विकास समिति SMDC, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी, क्या दोनों एक ही हैं? बहुत से विद्यालयों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी एक ही होती है, तो आप लिखेंगे हाँ। यदि नहीं तो इसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनका उत्तर देंगे। यदि हाँ तो आप इसके बाद के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देंगे, खाली छोड़ देंगे। यदि नहीं तो उसमें आपने कहा विद्यालय में SMDC का गठन हो गया है, हाँ या ना। अगर हाँ तो आप बताओगे सदस्यों की या प्रतिनिधियों की संख्या, जेंडर वाइज, पुरुष और महिला। कुल सदस्य, सबसे पहले पूछा कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स। इन टोटल मेंबर्स में से, कुल सदस्यों में से माता पिता कितने, स्थानीय निकाय या पंचायत के लोग कितने, सदस्य या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक कितने, ये पूरी टेबल आप उसके हिसाब से भरोगे। कुल सदस्यों में से कितनी संख्या है। उसके बाद SMDC की संख्या, SMDC की बैठकों की संख्या, नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर बाय द SMDC, पिछले साल, वो आप लिखोगे। स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं, एकेडमिक कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं। फिजिकल फैसिलिटीज में जिस तरह आप पिछले साल भरते आए हो, पिछले वर्षों में आपने भरा है, विद्यालय में भवन की स्थिति, बिल्डिंग स्टेटस, स्कूल बिल्डिंग का स्टेटस, अगर प्राइवेट बिल्डिंग है तो 1, किराए पर है तो 2, गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो 3, किराया मुक्त शासकीय विद्यालय, रेंट फ्री बिल्डिंग बट गवर्नमेंट बिल्डिंग तो 4, भवनहीन अगर विदाउट बिल्डिंग है तो 5, जीर्ण शीर्ण का मतलब है डिलेपिलेटेड कंडीशन में है, यूज करने लायक नहीं है, तो कोड नंबर 6। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग तो आप कोड नंबर 7 लिखोगे। उसके बाद आप कक्षों की संख्या, मतलब टोटल क्लासरूम्स की संख्या बताओगे। प्राइमरी के लिए, प्राइमरी पर प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए टोटल कितने कक्ष हैं जहां पे पढ़ाई कराई जाती है। उनके अलावा निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन कितने कक्ष है 1 से 8 के लिए। 9वीं के लिए कितने क्लासरूम है और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने। 10वीं के लिए कितने क्लासरूम्स अवेलेबल है और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने। 11वीं के लिए और 12वीं के लिए अलग अलग बताएंगे। 1 से 8 का एक ही बताएंगे, 9वीं के लिए अलग, 10वीं के लिए अलग, 11वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। इनके अलावा कक्ष वो होते हैं जहां पर टीचिंग कराई जाती है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस गोज ऑन, जहां पर टीचर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, वो क्लासरूम्स कहलाता है, शिक्षण कक्ष कहलाता है। इन कक्षों के अलावा अदर देन दीज रूम्स, अदर देन क्लासरूम्स, जो बाकी कमरे हैं जैसे स्टोर रूम, इस तरह के रूम्स को अदर रूम में काउंट करते हैं। उनकी संख्या बताएंगे टोटल। इसमें किचन शेड को काउंट नहीं करेंगे, यहां पर आप टोटल अदर रूम्स बताएंगे पूरे विद्यालय के। अगर 1 से 12वीं तक का विद्यालय है तो पहले आपने क्लासरूम्स बताए 1 to 8 के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, टोटल रूम्स पूरे विद्यालय के लिए बताएंगे। उसके बाद जो आपने ऊपर शिक्षण कक्ष टोटल क्लासरूम्स बताए हैं, उनका बाइफर्केशन, उनका विस्तार पूर्वक 1ली से 8वीं के लिए कितने कक्ष अच्छी स्थिति में, कितने सामान्य सुधार के योग्य हैं और कितने कक्षों में अधिक मरम्मत की ज़रूरत है। उसके बाद 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जहां पर हम पूछते हैं विद्यालय परिसर में विस्तार या अतिरिक्त निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता है या नहीं। लैंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज। पिछली बार यहां पे प्रश्न था लैंड, वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एडिशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स। सिर्फ क्लासरूम्स बनाने के लिए नहीं पूछ रहे हम यहां पर पूछा जा रहा है विद्यालय को अगर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, उसमें फिजिकल फैसिलिटीज कुछ और बनानी है। मान लीजिए क्लासरूम बनाने हैं, अदर रूम्स बनाने हैं, हेडमास्टर रूम बनाना है, टॉयलेट बनाना है, वो बनाने के लिए लैंड, फिजिकल लैंड अवेलेबल है या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब दोगे। प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष की उपलब्धता है कि नहीं। सेपरेट रूम फॉर हेडमास्टर इज अवेलेबल और नॉट, हाँ या ना में आप बताओगे।
फिर विद्यालय में उपलब्ध शौचालय तथा मूत्रालय की संख्या, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स की इंफॉर्मेशन, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। विद्यालय में उपलब्ध या निर्माणाधीन टोटल टॉयलेट सीट्स लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है। इन जो पर आपने बताया कि टोटल इतने टॉयलेट सीट्स लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अवेलेबल है, उनमें से विद्यालय में उपयोग करने के लिए यूजेबल टॉयलेट्स लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग से कितने हैं, वो आप यहां बताएंगे। अगर किसी विद्यालय में, अगर कोई को एजुकेशनल विद्यालय है, अगर कोई सह शिक्षा वाला विद्यालय है और वहां पर सिर्फ एक ही टॉयलेट अवेलेबल है, वो भी कॉमन टॉयलेट है, आप उसको कहां बताएंगे? आप उसको लड़कों वाले कॉलम में बता दीजिए कि यहां पर टॉयलेट फैसिलिटी है, लड़कों में, लड़कियों में नहीं। अगर एक ही टॉयलेट है और को एजुकेशनल स्कूल है, आप लड़कों में उसकी संख्या लिख दीजिए जितनी टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है। फंक्शनल टॉयलेट कौन सा होता है? जहां पर पानी की सुविधा हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, उसको प्रॉपर यूजेबल टॉयलेट बोलते हैं। उक्त टॉयलेट में से जो ऊपर टॉयलेट बताए गए हैं, उनमें से कितनों में फ्लश तथा सफाई के लिए पानी उपलब्ध है, लड़कों वाले टॉयलेट्स में और लड़कियों वाले टॉयलेट्स में। उसके बाद विद्यालय में उपलब्ध टोटल यूरिनल्स, टॉयलेट उसको कहा जाता है जहां पर टॉयलेट सीट अवेलेबल होती है, कमोड। यूरिनल इज ए सेपरेट पार्ट देन, यूरिनल इज सेपरेट देन टॉयलेट, उसकी संख्या बतानी है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है, शौचालय या मूत्रालय के निकट टॉयलेट या यूरिनल्स के पास में हाथ धोने की फैसिलिटी है या नहीं, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है या नहीं, आपको बताना है। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है? यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि CWSN बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट है कि नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं विद्यालय में जो टॉयलेट्स हैं, दोज आर एक्सेसिबल, वहां पर CWSN बच्चों के लिए प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, वो वहां जा पाते हैं कि नहीं, रैंप बनाए कि नहीं, हैंड रेल है कि नहीं टॉयलेट सीट के पास। विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाली पेयजल सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का आप बताएंगे, हैंडपंप है, कुआं है, नलकूप है। इसी तरह पेयजल की सुविधा कार्यशील है कि नहीं, विद्यालय में विद्युत व्यवस्था है कि नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। है का मतलब है और फंक्शनल है। इसमें तीसरा पॉइंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। मान लीजिए बिल पेमेंट या किसी भी और वजह से, किसी तूफानी वजह से बिजली कट गई है, बिजली कनेक्शन है लेकिन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल या किसी और वजह से बिजली अभी नहीं है, वैसे बिजली कनेक्शन है, तो आप हाँ लिखेंगे। विद्यालय परिसर की चार दीवारी है कि नहीं, विद्यालय में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है या नहीं, अगर हाँ तो विद्यालय के पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इसमें चंपक, चंदा मामा ये सब काउंट नहीं होंगी। स्टडी मटेरियल वो वाली बुक्स काउंट होनी है। यहाँ पे